हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 8। इस अध्याय के अंतर्गत हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस अध्याय में लिखा गया है कि कोशिका जीवन की इकाई। क्यों कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है? यहाँ पर हम इस पाठ के अंतर्गत यही चीज़ों को पढ़ेंगे कि कोशिका को क्यों जीवन की इकाई कहा गया है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब जीव का शुरुआत होता है ना, जीव जब बनते हैं तो जो जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिकाओं से ही होती है। मतलब यहाँ पर जीव की जो उत्पत्ति कोशिकाओं से हो रही है, मतलब कि जब जीवों का निर्माण होता है गर्भ में, सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? कोशिकाओं से ही होती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। इकाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सबसे शुरुआत। तो हमारा जो शरीर बनता है उसकी शुरुआत किससे होती है? कोशिकाओं से होती है। सबसे पहले एक कोशिका बनेगा, धीरे धीरे उसमें विभाजन होगी और ऐसे करके बहुत सारे कोशिका बनते बनते फिर क्या होगा? ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग का निर्माण होगा, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, फिर एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत होती है कोशिकाओं से। यहाँ पर जो शरीर होता है ना, जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से ही बना होता है। कोशिका का बना होता है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं उसी से ही हमारे पूरे शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि निम्न वर्ग में, जैसे कि जीवाणु है, जीवाणुओं में जो कोशिका होती है उसका भी शरीर कोशिका से ही बना हुआ है, लेकिन केवल एक ही कोशिका से उनका शरीर बना हुआ है, इसीलिए उनको एक कोशिकी कहा जाता है। हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग कार्य करते हैं, इसीलिए जो हम हैं वो बहुकोशिकी जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका के, है ना, शरीर के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक कोशिकी केवल एक ही कोशिका से उनमें सभी क्रियाएं होती हैं। बहुकोशिकी मतलब अलग अलग कोशिकाओं के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं वहाँ पर निर्धारित होती हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि घर बनाते हैं हम, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं? ईंट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रत्येक ईंट आपस में मिलकर एक पूरे घर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शरीर है, तो वो जो कोशिकाएं होती हैं वो ईंट के ही समान है। जैसे कि ईंट से पूरे घर का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे कोशिकाओं से पूरे हमारे शरीर का निर्माण होता है। इस तरीके से आप कोशिका को समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे शरीर में समस्त क्रियाएं होती हैं, शरीर की समस्त क्रियाएं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में? जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, और क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं? पाचन, पोषण। तो इस प्रकार से जितने भी जो क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं? वो सभी क्रियाएं कोशिका में होती हैं। हमारी कोशिकाओं में ही होती हैं। तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो समस्त जैविक क्रियाओं का क्या है? एक स्थान होता है। ये जो सभी क्रियाएं हो रही है ये क्या है? हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं हैं। और ये सभी क्रियाओं का स्थान कौन सा होता है? कोशिका। कोशिका एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं होती है। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कोशिका का, ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझाने के लिए है कि किस तरीके से कोशिकाएं होती हैं। तो ये क्या है? एक कोशिका है। जंतु की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस कोशिका के सेंटर में एक केंद्रक होता है, जो एक केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये केंद्रक है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और
उसका ऊपर में क्या रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रक को ढकी हुई एक केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली होती है। इस केंद्रक के अंदर में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या एक निश्चित होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे गुणसूत्र का। उसके पश्चात इस कोशिकाओं में और क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, इसी केंद्रक से लगे हुई एक संरचना होती है। इस तरीके से क्या होती है, एक संरचना होती है। इस संरचना को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका जो केंद्रक से लगी हुई होती है। इसके अलावा हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा गोल्गी काय उपस्थित होते हैं। ये क्या है, गोल्गी बॉडी। इसके अलावा इसमें कुछ और भी होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि राइबोसोम जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, राइबोसोम। इस तरीके से ये कोशिका का स्ट्रक्चर है। कौन सी कोशिका का स्ट्रक्चर है ये, यूकैरियोटिक कोशिका का। हमारी कोशिकाओं का ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको दूर से देखें तो अगर हमारे ये जो हाथ है, तो हाथ का यदि सिर्फ इतने का ही हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे हमारी कोशिका का, तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर हम अपने हाथ के थोड़े से जगह का यदि हम कोशिका देखते हैं तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये क्या है, सभी सेल हैं, कोशिका है। यदि आप इसको जूम करके देखेंगे, माइक्रोस्कोप में यदि आप इसको जूम करके देखेंगे तो प्रत्येक एक कोशिका में इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। कोशिका के अंदर में और भी बहुत सारे अंग होते हैं। इन अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। प्रत्येक कोशिकांग एक झिल्ली के द्वारा ढका होता है। इसमें सेंटर में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्र में, कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम भी होते हैं और पूरे इस कोशिका में एक द्रव्य भरा होता है। एक द्रव्य भरा होता है जिसकी वजह से इसमें उपस्थित कोशिकांग जीवित रहते हैं। इस द्रव्य को कहा जाता है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। तो ये है एक सेल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक क्लियर है कि कोशिका किस तरीके से दिखाई देते हैं और कोशिका होती क्या है। हमारे शरीर के समस्त जैविक क्रियाओं का एक स्थान होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कोशिका की परिभाषा। कोशिका होती क्या है, तो इसका एक सिंपल सा एक लाइन में परिभाषा होता है और वह है कि जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्लियर है। ये एक लाइन में कोशिका की परिभाषा है। यहाँ पर लिखा गया है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्यों यहाँ पर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया है, क्योंकि जो हमारी कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं हमारी कहाँ होती है, इसी कोशिकाओं में होती है। इसीलिए इसको क्रियात्मक कहा गया है। तो यहाँ पर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब यही है कि ये हमारी संरचना का भी निर्माण करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं और जो भी क्रियाएं हैं वो सभी कोशिकाओं में होते हैं। ये है इसकी परिभाषा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए आगे हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। कोशिका का इतिहास। कोशिका का यदि इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था कोशिका की खोज?
रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1665 में। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने कोशिका का तो खोज किया, लेकिन किस प्रकार की? मृत कोशिका। मृत कोशिका या सेल, कोशिका को ही सेल कहा जाता है। तो उन्होंने एक डेड सेल की खोज की। इसकी खोज उन्होंने कहाँ की? इन्होंने एक बॉटल की कार्क में, ठीक है, जो बॉटल रहता है उसका जो ढक्कन लगा रहता है ना, जो कार्क लगाए रहते हैं लकड़ी का, उसमें उन्होंने देखा कि उसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप से उसको देखा और उसको सेल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? उसको सेल नाम दे दिया, ठीक है। और लेकिन ये जो कोशिका थी वो किस प्रकार की थी? मृत कोशिका थी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन मृत कोशिका। अब यदि बात करते हैं, क्वेश्चन कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। उन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मृत कोशिकाओं को देखा। कहाँ देखा? लकड़ी के कार्क में, ठीक है। जो बॉटल का ढक्कन था, लकड़ी का कार्क था, उसमें छोटे छोटे कोष्ठ बने हुए थे, जिसको उन्होंने सेल नाम दे दिया। जो किसके समान दिखाई दे रहा था? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा था। इसके पश्चात जो दूसरा वैज्ञानिक आया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिकाओं की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक और है जिन्होंने क्या किया? कोशिका के केंद्रक का खोज किया। कोशिका में जो केंद्रक उपस्थित थे उसकी खोज किसने की? उसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में किसकी खोज की? कोशिका में केंद्रक की खोज की। तो ये सभी टर्म्स आपको याद रखने हैं कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज का खोज किया। तो केंद्रक की खोज किसने की? कोशिकाओं में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो इस तरीके से ये है कोशिका की हिस्ट्री या इतिहास। यहाँ पर जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका की खोज की, तो उन्होंने सर्वप्रथम जीवाणुओं में और कुछ प्रोटोजोआ में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। चलिए आगे हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इस तरीके से कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। हम जो हैं मनुष्य, वो किसके अंतर्गत आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो बना हुआ है ये प्रो का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्राचीन। इंग्लिश में कहा जाता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। उसके बाद कैरियोटिक्स यानी कि कैरी ऑन से बना हुआ है कैरियोटिक्स। तो यहाँ पर कैरी ऑन का मतलब होता है
न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो जिस कोशिकाओं में केंद्रक प्राचीन या प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं, अविकसित प्रकार के होते हैं, उन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए हम इसको लिख के समझते हैं कि किस तरीके से होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि इसमें जो केंद्रक होते हैं वो प्राचीन प्रकार के होते हैं। इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो किस प्रकार का होता है? अविकसित केंद्रक। अविकसित केंद्रक होता है। ठीक है, अगर केंद्रक पाया भी जाएगा तो वो किस प्रकार से होते हैं? अविकसित प्रकार के होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि अगर न्यूक्लियस है अविकसित प्रकार का, तो उसमें क्या होता है कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें अगर केंद्रक पाया जा रहा है तो वो अविकसित प्रकार के होते हैं। इसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, केंद्रक के अंदर में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं जिसके अंदर में डीएनए उपस्थित होता है। तो जब केंद्रक के चारों ओर झिल्ली ही नहीं है तो उस कोशिका में डीएनए जो रहेगा वो पूरी तरीके से कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, और यदि पाए भी जाते हैं तो वो प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कि किस में वो पाया जाता है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं, जीवाणु भोजी वायरस, ठीक है, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, इनमें नील हरित शैवाल और इसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा, इन सभी में ये जो जीव हैं इन सभी में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। इनमें केंद्रक अविकसित होते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति में अपसेंस में डीएनए क्या होता है, कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। हमारा जो डीएनए है वो उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक्स कोशिका होते हैं उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। इसको हम आगे देखेंगे कि ये 70S और 80S क्या होता है। इसके अलावा इसमें केंद्रिका, क्योंकि इसमें जो केंद्रक है वो वही नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर में केंद्रिका पाई जाती है, वो इसमें नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसमें सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोकैरियोटिक्स सेल की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके आगे हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, तो आप अंतर इसमें इसी तरीक़ा से बना सकते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उसमें केंद्रक पाया जाता है। राइबोसोम से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा देखेंगे हम यूकैरियोटिक
सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यू का मतलब होता है वेल, विकसित। यू का मतलब होता है वेल या विकसित। और कैरियन का मतलब तो यहाँ पर पहले बता दिया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, मतलब कि केंद्रक। तो इस तरीके से, जैसे कि पहले हमने क्या देखा कि इसमें जो केंद्रक होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पर यू का मतलब होता है वेल या विकसित। तो इसमें जो यूकैरियोटिक्स कोशिका होंगे उसमें केंद्रक किस प्रकार के होते हैं, इसमें केंद्रक विकसित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक तो विकसित होते ही हैं, लेकिन इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, सुसंगठित एवं विकसित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो केंद्रक के आधार पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो किस प्रकार के होते हैं, इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। विकसित केंद्रक होने की वजह से केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती थी, लेकिन यूकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है। इसमें क्या होता है कि इन कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे जो और ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, तो ये सभी क्या होते हैं, विकसित प्रकार से पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती। तो इन कोशिकाओं में सभी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके अलावा गोल्जिकाएं आदि उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक्स सेल है उसमें सुविकसित क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो सुविकसित केंद्रक होने की वजह से इसमें क्या होता है, विकसित गुणसूत्र भी पाया जाएगा, विकसित गुणसूत्र पाया जाएगा। विकसित गुणसूत्र होते हैं और उसमें क्या उपस्थित होते हैं, डीएनए होते हैं, है ना। वो डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए में कौन सा प्रोटीन यहाँ पर उपस्थित होता है, हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसमें केंद्रक है, इसलिए इसमें केंद्रिका व सेंट्रोसोम, है ना, सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये सेंट्रोसोम क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि पौधे हैं, है ना, तो पौधे क्या है, यूकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो पौधों में जो कोशिका होती है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक्स सेल में क्या होती है, कोशिका भित्ति विकसित होती है, कोशिका भित्ति विकसित होती है। जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वो किस प्रकार की होती है, अविकसित होती है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है यूकैरियोटिक सेल्स की, वो क्या होते हैं, विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, जो बनी होती है सेल्यूलोज की।
ठीक है। जो कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कवक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो बनी होती है काइटिन की। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से जीव हैं जिसकी सेल यूकैरियोटिक्स होती है। तो इसका एग्जाम्पल है प्लांट, पौधे, एनिमल, जितने भी जंतु हैं वो सभी किस प्रकार के होते हैं? यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। इसके अलावा जो फंगस है, कवक है ना, वो होते हैं यूकैरियोटिक्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जीवाणु, जीवाणु भोजी वायरस, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा जो जितने भी जीव और बच रहे हैं वो सभी यूकैरियोटिक्स कोशिका वाले होते हैं। इनमें केंद्रक सुविकसित होता है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद आगे हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।